संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। नमस्कार दर्शकों, फोर साइड्स टीवी की ओर से हिंदी की खास बुलेटिन में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको खास खबरें दिखाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार के गुस्से की, और फिर बात करेंगे दिल्ली सरकार की घोषणा में देरी क्यों हो रही है। इसके अलावा भी हम आपको अन्य खबरों से रूबरू कराएंगे। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। बता दें कि बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बिहार चुनाव से पहले के अंतिम बजट सत्र के दौरान गुरुवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एंग्री यंग मैन वाला अवतार नजर आया। सीएम नीतीश कुमार विधानसभा में मोबाइल फोन को लेकर जाने के लिए विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक पर भड़क गए। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में मोबाइल फोन लेकर जाने पर नाराजगी जताई और स्पीकर से ये सुनिश्चित करने की मांग कर दी कि सदन में कोई मोबाइल लेकर ना आने पाए। ये वाकया उस समय हुआ जब बिहार विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आरजेडी विधायक सवाल पूछ रहे थे। बिहार के जहानाबाद से आरजेडी के विधायक कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सवाल पूछना था। आसन से जब नाम लिया गया, सुदय यादव प्रश्न पूछने के लिए खड़े हुए। सुदय यादव ने अपना मोबाइल फोन निकाला और सवाल पढ़ना शुरू कर दिया। सुदय का सवाल खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित था। आरजेडी विधायक के प्रश्न का संबंधित विभाग की मंत्री लेसी सिंह सदन में जवाब दे रही थीं कि अचानक सीएम नीतीश कुमार अपनी सीट पर उठ खड़े हुए। नीतीश कुमार ने सुदय यादव के मोबाइल फोन में देखकर सवाल पूछने पर नाराजगी जताई और खूब खरी खोटी सुनाई। सीएम नीतीश ने स्पीकर से कहा कि मोबाइल लाना प्रतिबंधित किया गया है। ये लोग मोबाइल लाकर उसमें सवाल पूछते हैं। उन्होंने स्पीकर से ये सुनिश्चित करने की मांग भी की कि कोई मोबाइल लेकर सदन में ना आए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि ये सब 5-6 साल से शुरू हुआ है। पहले तो हम भी ये सब खूब देखते थे, लेकिन हमने सब छोड़ दिया। उन्होंने बिहार विधानसभा में ये भी दावा किया कि 10 साल से पहले धरती खत्म हो जाएगी। और अब दर्शकों चलते हैं दिल्ली। दिल्ली में चुनाव के समय जिस एक वोट बैंक पर सभी पार्टियों ने सबसे ज्यादा फोकस किया था, वो महिला वोट बैंक था। साइलेंट वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए पार्टियों ने उनके लिए कई योजनाएं शुरू करने का वादा किया, और उन्हीं में से एक वादा था महिलाओं को हर महीने वित्तीय सहायता दी जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता ने जीत हासिल करने के बाद ऐलान किया था कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन महिलाओं के खाते में सहायता की पहली किस्त आएगी। लेकिन अब पूर्व सीएम आतिशी ने इस स्कीम को लेकर बीजेपी को घेरा है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से 4 सवाल पूछना चाहती हूं। मेरा पहला सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार दिल्ली में रहने वाली 18 साल से ज्यादा उम्र की हर महिला को 2500 रुपए की सम्मान राशि देगी, या इतनी शर्तें लगा देंगे कि दिल्ली की 1% महिलाओं को भी उस 2500 रुपए की राशि का फायदा नहीं होगा? क्योंकि मोदी जी ने तो दिल्ली की सभी बहनों को वादा किया था। उन्होंने कहा था सभी बहनों के खाते में पैसे आएंगे। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी से पहला सवाल, क्या वो दिल्ली की 48 लाख
18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को 2500 रुपए देंगे या नहीं देंगे? मेरा भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से दूसरा सवाल, आपकी ये कमेटी बनाए हुए 12 दिन हो गए, आपको सुबह से लेकर शाम तक अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को गाली देने का समय तो मिलता रहता है, लेकिन 12 दिन में दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने के लिए आपने कोई भी फैसला नहीं लिया। जहां आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 2100 रुपए देने का वादा किया था, वहीं सत्ता में मौजूद बीजेपी पार्टी ने भी 2500 रुपए देने का वादा किया था। सीएम रेखा गुप्ता ने जीत हासिल करने के बाद ऐलान किया था कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन महिलाओं के खाते में सहायता की पहली किस्त आएगी। लेकिन अब पूर्व सीएम आतिशी ने इस स्कीम को लेकर बीजेपी को घेरा है। साथ ही आतिशी ने पार्टी से सवाल पूछा है कि महिलाओं के खाते में पैसे कब आएंगे। पूर्व सीएम आतिशी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि 20 मार्च है आज, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने हुए 1 महीना हो गया, लेकिन 1 महीने के बावजूद बीजेपी और प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था कि दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए आएंगे, वो नहीं आए। आप नेता आतिशी ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा था कि पहली कैबिनेट बैठक में फैसला होगा और 8 मार्च को महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आ जाएंगे, लेकिन ये वादा झूठा निकला। पैसे तो छोड़िए, रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ। बस एक झुंझुना दे दिया कि 4 मंत्रियों की कमेटी फैसला लेगी। सीएम रेखा गुप्ता ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद इस बात का ऐलान किया था कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के खाते में 2500 रुपए की पहली किस्त डाली जाएगी। हालांकि 8 मार्च के दिन सीएम रेखा गुप्ता ने इस योजना को लेकर और भी जानकारी सामने रखी। सीएम ने बताया था कि पार्टी अपने इस वादे को पूरा करने जा रही है। दिल्ली कैबिनेट ने इस स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत आर्थिक तौर से कमजोर वर्ग की महिलाओं को 2500 रुपए महीना भत्ता मिलेगा। और अब खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच की तहसील मिहीपुरवा के मुख्य भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत में बहराइच की पहचान को महाराजा सोहेल देव के शौर्य के साथ जोड़ा। योगी आदित्यनाथ ने सैयद सालार मसूद गाजी का बिना नाम लिए कहा कि विदेशी आक्रांता को महाराजा सोहेल देव ने इस बहराइच में धूल धूसरित करने का काम किया था। बहराइच ऋषि बालार्क के नाम पर था। देखते हैं योगी ने और क्या क्या कहा। आज बहराइच में कोई अव्यवस्था नहीं फैला सकता, कोई नहीं फैला सकता। आज उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे, महाकुंभ के इस भव्य आयोजन के बाद पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश की तरफ कौतूहल की निगाहों से देख रही है। आपने अभी 2 दिन पहले देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा महाकुंभ पर दिए गए वक्तव्य को आप लोगों ने सुना होगा। प्रधानमंत्री जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की है उत्तर प्रदेश वासियों की और महाकुंभ के आयोजन की। मानवता का इतना बड़ा आयोजन दुनिया में कहीं नहीं हुआ है, कोई नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश में हुआ है। मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम में 66 करोड़ से अधिक लोग श्रद्धालु जनों का आगमन। ये भारत की महान सनातन संस्कृति की युग गाथा को अनंत काल तक गाने के लिए आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में छोड़ चुकी है और उसी परंपरा का एहसास कराने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप सबसे कहने के लिए, एक तरफ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है,
पूरा देश एकजुट होकर के कार्य कर रहा है। उन स्थितियों में मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा, जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। सीएम योगी ने महाराज सोहेलदेव और ऋषि बालार्क को बहराइच की पहचान बताते हुए कहा कि अधिकारी कर्मचारियों को अब अपने पोस्टिंग स्थल पर रात्रि निवास करना होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा, भारत की सनातन संस्कृति का गुणगान दुनिया कर रही है, हर नागरिक का दायित्व है कि वो भी ऐसा करे। किसी आक्रांता का महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। नया भारत आक्रांताओं को स्वीकार नहीं करेगा। आक्रांता के महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह है। संभल के बाद सैयद सालार मसूद गाजी को लेकर बहराइच में भी हलचल बढ़ गई है। दरअसल 1034 ईस्वी में बहराइच जिला मुख्यालय के पास बहने वाली चित्तौरा झील के किनारे महाराजा सोहेलदेव ने अपने 21 अन्य छोटे छोटे राजाओं के साथ मिलकर सालार मसूद गाजी से युद्ध किया था और उसे युद्ध में पराजित कर मार डाला था। उसके शव को बहराइच में ही दफन कर दिया गया था, जहां सालाना जलसा होता है। जानकारों के मुताबिक सैयद सालार मसूद गाजी का जन्म 1014 ईस्वी में अजमेर में हुआ था। वो विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी का भांजा होने के साथ उसका सेनापति भी था। तलवार की धार पर अपनी विस्तारवादी सोच के साथ सालार मसूद गाजी 1030 से 31 के करीब अवध के इलाकों में सतरिख होते हुए बहराइच श्रावस्ती पहुंचा था। दर्शकों, अब बात स्पोर्ट्स की भी कर लेते हैं। टीम इंडिया 9 मार्च को न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता बनी थी। भारतीय टीम तीसरी बार इस टूर्नामेंट की चैंपियन बनी थी। इस ऐतिहासिक जीत की खुशी में बीसीसीआई ने पूरी टीम पर पैसों की बारिश कर दी है। बोर्ड ने खिलाड़ी, कोचिंग स्टाफ समेत टूर्नामेंट में टीम से जुड़े सभी सदस्यों के लिए 20 मार्च को 58 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान कर दिया है। बीसीसीआई ने अपने बयान में टूर्नामेंट के दौरान जबरदस्त प्रदर्शन करने के लिए रोहित शर्मा समेत सभी खिलाड़ियों की तारीफ की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बीसीसीआई ने इनाम के ऐलान के लिए एक बयान जारी किया है। इसमें उसने कहा कि कप्तान रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारत ने टूर्नामेंट में अपना दबदबा बनाए रखा। भारतीय टीम 4 दमदार जीत के साथ फाइनल तक पहुंची। टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ 6 विकेट की जीत के साथ अभियान की शुरुआत की, फिर पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत हासिल की। उन्होंने न्यूजीलैंड को 44 रनों से हराकर अपना लय बरकरार रखा और अंत में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया। बोर्ड ने अपने बयान में आगे कहा, बीसीसीआई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जीत के बाद टीम इंडिया के लिए 58 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा करते हुए प्रसन्न है। खिलाड़ियों, कोचिंग और सपोर्ट स्टाफ और सिलेक्शन कमेटी के सदस्यों को सम्मानित करने के लिए इस इनाम का ऐलान किया जा रहा है। इसका मतलब है कि इनाम राशि इन सभी के बीच बटेगी। हालांकि बोर्ड ने ये नहीं बताया कि इसमें किससे कितने पैसे दिए जाएंगे। बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने कहा, लगातार आईसीसी खिताब जीतना काफी स्पेशल है और ग्लोबल स्टेज पर ये पुरस्कार टीम इंडिया के समर्पण और एक्सीलेंस को पहचान देता है। कैश प्राइज पर्दे के पीछे हर किसी की कड़ी मेहनत की मान्यता है। ये आईसीसी
अंडर 19 महिला विश्व कप जीत के बाद 2025 में हमारी दूसरी आईसीसी ट्रॉफी भी थी और ये हमारे देश में मौजूद क्रिकेट के मजबूत इकोसिस्टम को दर्शाती है। भारतीय टीम ने पिछले साल 17 साल के बाद T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को जीता था। उस समय भी बीसीसीआई ने टीम इंडिया के प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ के लिए अपना खजाना पूरी तरह से खोल दिया था। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम के लिए बोर्ड ने 125 करोड़ की प्राइज मनी का ऐलान किया था। उस इनाम को भी सभी खिलाड़ियों, सेलेक्टर्स, कोच और सपोर्टिंग स्टाफ में बांटा गया था। और अंत में अब बात रमजान के पाक महीने की। दर्शकों, रमजान का पाक महीना चल रहा है। मुस्लिम समुदाय इस पूरे महीने में रोजे रखकर इबादत करते हैं और इसके बाद ईद का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हैदराबाद का चार मीनार क्षेत्र इस अवसर पर खास चमक उठता है और वहां के बाजारों में इन दिनों भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग पूरे जोश के साथ ईद की तैयारियों में जुटे हैं और देर रात तक बाजारों में खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चार मीनार के आसपास की गलियां और सड़कें रंग बिरंगी रोशनी और सजावट से जगमगा रही हैं। इत्र की महक से माहौल खुशनुमा हो जाता है। दुकानों पर नए कपड़े, जूते, टोपियां, इत्र, मिठाइयां और कई अन्य त्योहार से जुड़े सामानों की बहार है। ग्राहकों ने बताया कि पारंपरिक हैदराबादी चूड़ियां, बिंदी और गहने यहां की खरीदारी का अहम हिस्सा है। चार मीनार के आसपास लाड बाजार, पेटरगट्टी और मदीना बाजार जैसे इलाके इस समय विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन बाजारों की दुकानें देर रात तक खुली रहती हैं और लोग पूरे उत्साह के साथ यहां खरीदारी का आनंद लेते हैं। ईद के मौके पर ये इलाका न सिर्फ हैदराबाद के लोगों को बल्कि आसपास के शहरों से भी आने वाले ग्राहकों को आकर्षित करता है। खरीदारी के बीच लोग चार मीनार के पास स्थित निमरा कैफे में चाय और बन मक्खन का आनंद लेना नहीं भूलते। इसके अलावा रमजान के दौरान यहाँ हलीम और बिरयानी के प्रसिद्ध स्टॉल भी लोगों की भीड़ से भरे रहते हैं। यहाँ का खाना इस पवित्र महीने में और भी स्वादिष्ट लगने लगता है। हिंदी बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए 4 साइड्स टीवी।